हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग 24 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित एक पुस्तक है जिसका नाम है चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। इसके लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी सही है कि सुरेंद्र कुमार पिचौरी। सुरेंद्र कुमार पिचौरी इसका सही ऑप्शन हो गया। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये देखिए, ये पुस्तक है और ये सीपी राधाकृष्णन जी यहाँ पे विमोचन विमोचन मतलब होता है कि किसी बुक को पब्लिश करना है, वो जनता के लिए पब्लिश कर देना, तो इसी को क्या बोलते हैं, विमोचन बोलते हैं। तो ये राधाकृष्णन जी द्वारा किया जा रहा है। पुस्तक का नाम है कि चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स। किस पे? वो समय जब राम, जो अयोध्या राम मंदिर है, राम टेम्पल है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी जो कानूनी संघर्ष था, और 2019 में जो कोर्ट का फैसला आया, ये सब चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। और इसके जो लेखक है ये आपसे पूछा जाएगा, सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है। आगे चलते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर अभी फ़िलहाल 94 सब्सक्राइबर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं। अगला सवाल है कि गाजा संघर्ष के समाधान के लिए 2026 में डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस आधिकारिक तौर पर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया दावोस में। जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी बैठक हुई थी। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में बैठक हुई थी। तो उसी में पीस बोर्ड जो है, यानी कि जो शांति परिषद है, शांति परिषद, इसको अभी पूरी दुनिया से परिचय कराया गया। और डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इसमें कौन कौन शामिल होना चाहता है, तो अभी तक इसमें 35 सदस्य आ गए हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि शांति परिषद का हेड कौन है, हेड कौन है, तो हेड कौन है अभी? शांति परिषद का जो हेड है वो डोनाल्ड ट्रंप ही है। डोनाल्ड ट्रंप ही है। और अगर देखा जाए कि इसके डिजाइन करता कौन थे, यानी कि कौन इसके मुख्य रणनीतिकार है, तो वो है इनके जो दामाद है, दामाद का नाम है जेरेड कुशनर। ये जेरेड कुशनर है, ये इसके मुख्य रणनीतिकार है। और ये जेरेड कुशनर इनके दामाद भी हैं। तो इन लोगों ने मिल करके इसका निर्माण किया है। आखिर ये काम क्या करने वाले हैं? तो काम ये है कि जो गाजा है ना, गाजा पट्टी जो है, गाजा में जो है अभी क्या कि हमास का युद्ध हुआ था 2023 हमास और इसराइल के बीच युद्ध चला है। तो उसमें क्या है कि गाजा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप चित्र देखिए, यहाँ पे चित्र देखिए, तो ये जो है गाजा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये आपका गाजा है, ये वाला गाजा पट्टी है जो कि इजराइल और इजिप्ट के एकदम सीमा पे स्थित है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब इसी को जो पीस बोर्ड है, अब ये सोच रहे हैं कि मैं पीस बोर्ड बन करके मैं इनके बीच में अब जो युद्ध होने वाले युद्ध न हो। और दुबई को जैसे अच्छा सा शहर बनाया गया, उसका निर्माण किया गया है, तो ऐसे ही चाह रहे पीस बोर्ड के हम भी दुबई जैसा इसका निर्माण करें और यहाँ पर निवेशकों को बुलाया और यहाँ पे अच्छी सी सुविधाएं दें। ठीक है। अगर नेतृत्व की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध को रोकना है और दुबई की तरह इसका निर्माण करना है। अगर शामिल देश की बात करें तो भारत, सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे देशों को इसमें भागीदारी का मौका मिला है। और सऊदी अरब इसका सदस्य बन गया, कतर भी बन गया, टर्की भी बन गया, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं बना है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इसका सदस्य बन चुका है। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जो है वो, इसका कोई अभी मुख्यालय नहीं है, लेकिन जो शुरुआत हुई है वो दावोस से हुई है। जबकि अगर मुख्य योजनाकार आपको मैं बता ही दिया कि जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, इनके दामाद है। ठीक। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टर्की बन गया, सऊदी अरब बन गया, कतर बन गया, ये सब इसके क्या है, मेंबर बन गया। अभी तक जो मेंबर है वो मेंबर बन के 35 निकले हैं। भारत एंड रसिया को भी बोला गया, बट इन्होंने अभी आधिकारिक रूप से हाँ भी नहीं भरा और ना भी नहीं बोला है। लेकिन रसिया ने यहाँ तक बोला कि अगर ठीक है मैं इसका तो सदस्य बन जाऊँगा, लेकिन जो चंदा है ना, चंदा नहीं दूंगा इसको। ठीक है। तो आगे चलते कि जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने क्या किया? गुटखा पे, पान मसाला और तंबाकू नामक जो उत्पाद है उस पर क्या है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो उड़ीसा ने किया। उड़ीसा बोला देखो, टोबैको यानी कि जो तंबाकू होता है वो दो तरीके की होती है। एक ऐसी होती है कि धूम्र पान वाली होती है, एक ऐसी होती है कि धूम्र रहित होती है, यानी कि बिना धुएं के। जो धूम्र रहित होती है, जैसे में गुटखा आ गया, गुटखा आ गया,
पान आ गया, मसाला आ गया, ये सब। धूम्रपान में आपका सिगरेट आ गया, सिगार आ गया, सिगार है, ये सब चीज़ें आती मतलब ऐसी चीज़ों को बोला है जिसमें निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो वो क्या है, वो सब क्या है, बैन है। क्या क्या चीज़ें बैन है कि आप उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, मतलब आप उसका निर्माण नहीं कर सकते, आप उसका वितरण नहीं कर सकते, आप उसको आयात या निर्यात नहीं कर सकते, आप उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बैन हो गई। शुरू में कब आया था, तो शुरू में 2013 में आया था। उसके बाद से अभी अभी क्या कि 2026 में इसे रिन्यू किया गया है, 1 साल के लिए किया गया है। लेकिन जो 2013 की कमियां थी ना, उस कमियों को 2026 में क्या किया गया है, रिन्यू करके 2026 जो 2013 की जो कमी है उसको हटाया गया। तो ये कब हुआ, 21 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा जो मानक अधिनियम है 2006, जो एक्ट है, एक कानून आया था, उसके तहत फिर उसमें एक रेगुलेशन आया था, यानी कि रेगुलेटरी आई थी। वो कौन था, बिक्री और निषेध प्रतिबंध अधिनियम 2011। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर एक्ट पूछेगा तो 2006 है, लेकिन अगर रेगुलेशन बोलेगा तो 2011 के अंतर्गत किया गया है। इसमें जो है आप पान गुटखा मसाला ये सब चीज़ें जो है वो इस पे बंद कर दिया गया है। यहाँ की ट्वाइन जैसे क्या है कि इन्होंने, यानी कि जो बाकी 2013 में जब इस पे प्रतिबंध लगा था, तो बाकी जो कंपनियां थी इनसे बचने के लिए पान को अलग, मतलब गुटखे को अलग कर दिया, 2 पैकेट में करके ये बेचने लगी। पान अलग, गुटखा अलग, ये सब चीज़ें करके ये बेचने लगी। आखिर ये आया क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने एक निर्देश दिया था, तो उसी निर्देश का पालन करने के उपलक्ष्य में ये चीज़ें आई हैं। जबकि राज्य ने ऐसा भी महसूस किया कि राज्य में जो मुंह और गले के कैंसर है उनके मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए भी ये आया है, ठीक है। और 2013 की जो कमियां थी उसको अलग करने के लिए भी ये आया है। महत्वपूर्ण अगर सांख्यिकी की बात करते हैं तो यहाँ पे 42% जो है वो वयस्क है, वो किसका सेवन करते हैं, वो तंबाकू का सेवन करते हैं जो धुआं रहित है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कितनी है, वो 2 गुनी है। अगर दंड का प्रावधान आप देखेंगे तो उल्लंघन करने वाले को जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है। और प्रतिबंध जो निर्माण पे है, भंडारण, आप स्टोरेज भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते और उसका वितरण भी नहीं कर सकते। देखिए ये है टोबैको, ये टोबैको का पौधा है, ठीक है। अगर बात करेंगे माधव पाठशाला की, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस स्थान पर निजी प्रक्षेपण के लिए एक स्पेस पोर्ट घोषित किया गया है। ये स्पेस पोर्ट न्यू स्पेस पोर्ट बन रहा है। जैसे नहीं होता कि पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, तो वैसे स्पेस पोर्ट जहाँ से हम किसको छोड़ेंगे, हम रॉकेट को छोड़ेंगे, यानी कि सैटेलाइट को यहाँ से छोड़ा जाएगा। तो ये किस टाइप का पोर्ट है, ये प्राइवेट प्राइवेट जो रॉकेट रहेगा, सैटेलाइट रहेगा, उनको प्राइवेट एंड कमर्शियल टाइप का है, प्राइवेट एंड कमर्शियल टाइप का है, इनको छोड़े जाने के लिए ये बना है। कहाँ पे बना है ये, काकीनाडा में जो एक होप आइलैंड है वहाँ पे बना है, जो के चंद्र बाबू नायडू है ना, उन्होंने ये अनाउंस करके बोला है एक आइलैंड बनेगा, और वो जो आइलैंड होगा वो प्राइवेट और जो कमर्शियल होते हैं सैटेलाइट, उनको छोड़ेगा। और इसको फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास क्या क्या अभी जो एक मुख्य रूप से काम कर रहा है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। तो एक तरीके से इसका भी जो लोड है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके तहत काम करेगा, ये स्पेस सिटी जो पहल है उसका एक हिस्सा है, भारत को समर्पित ये पहला है प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस पोर्ट होगा। कहाँ पे बन रहा है, ये काकीनाडा पे, जो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी द्वारा जो लाया गया सेगमेंट है, यानी कि सेगमेंट है, उसके द्वारा ये बनाया जाएगा। और भौगोलिक अगर महत्व की बात करेंगे तो ये यहाँ पे एक उत्तरी जो सिरा है इसको गोदावरी पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे एक कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य भी पाया जाता है, एकदम कोरिंगा वन्य जीव। अब इसमें देखिए ये है कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य, ये पूरा जो एरिया है ये कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य है। और ये जो है ये वाला एरिया जो है ये पूरा है, ये क्या है, ये होप आइलैंड। अगर होप आइलैंड को आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये इसका लगता है कि ये मेढक के जैसा है, इसके जैसा मेढक का जो छोटा बच्चा है, और उसके पीछे ये
क्या लगी है, ये लगता है कि पूंछ लगी है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैडपोल। ठीक है, किस टाइप का ये आइलैंड है, ये टैडपोल टाइप का आइलैंड है। ये जो श्री हरिकोटा, उससे कितना दूर है, श्री हरिकोटा से 600 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी हमारे पास एक तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, दूसरा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम कुलशेखरपट्टिनम में बन रहा था, ये दूसरा बन रहा है तमिलनाडु में, और तीसरा अभी एक काकीनाडा के जो होप आइलैंड है यहाँ पे बन रहा है। टोटल 3 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप, यानी कि अब कोई भी डंप जो है वो नया यानी कि ताज़ा डंप नहीं होगा, यानी कि फेंका नहीं जाएगा। तो उस टाइप का सिटी कौन सा बन गया, वो है लखनऊ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि लखनऊ जो पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप बना है, तो उपलब्धि जो है 2026 में शामिल हुई है। और लखनऊ नगर निगम ने शहर में उत्पन्न होने वाले जो दैनिक कचरे हैं वो 100% वैज्ञानिक निस्तारण, यानी कि जितने परसेंट निकल रहे हैं उसको तुरंत वैज्ञानिक विधि से क्या कर रहा है, फेंक दे रहा है। ठीक है, मिशन की अगर बात करें तो यह स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह हासिल की गई प्रसंस्करण जो क्षमता है, लखनऊ में 2000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जबकि शहर की कुल जो प्रसंस्करण क्षमता है वो 2100, क्योंकि यहाँ पे जो सीवरी है ना, टोटल देखिए 2000 मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है, जबकि 700 करके ना सीवरी में 3 प्लांट है, तो टोटल 2100 जो मीट्रिक टन है वो कचरा ये ख़त्म कर सकते हैं। तो कहाँ निकल कम रहा है और ज़्यादा मात्रा में जो कचरा है उसे हटाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो कचरा वहाँ का है वो ख़त्म हो गया। जो जैविक कचरा अगर आता है तो 55% रहते हैं, जिनका यूज हम कंपोस्ट और बायोगैस में लखनऊ कर रहा है। जबकि जो इनऑर्गेनिक आता है, जैसे कि आपका शीशा आ गया या उसमें कागज़ वगज आ गया या पन्नी आ गई, तो इन सब का जो यूज है वो रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल में किया जाता है, यानी कि इसका आकार बदल करके इसका जैसे सीमेंट या कागज़ जो उद्योग है इनको ईंधन के रूप में ले लिया जाता है। ठीक है, पुराना जो कचरा है उसका जो डंपिंग साइट था वो 18.5 लाख मीट्रिक टन था, जो कि 12.86 को हटा दिया गया है, और बाकी जो बचा उसे भी धीरे धीरे हटा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कितनी ज़मीन खाली कर दी गई है, तो सब कचड़ों को हटा के 25 एकड़ की ज़मीन जो है खाली कर दी गई। डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो 96.53% कलेक्ट किया जा रहा है, और स्रोत पे है, यानी कि जब से जैसे ही घर से कचरा निकल रहा है वहीं पर कौन सूखा कचरा है कौन आपका गीला है, वहीं पर ये कर दिया जा रहा है। तो 70% जो है ये छट गया वहीं पे, यानी कि जहाँ से निकाला जा रहा है कचरा वहीं से ये हो जा रहा है। भविष्य की अगर योजना देखें तो 15 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने का प्रस्ताव है, जो कचरे से बिजली को क्या करेगा, पैदा करेगा। इस की वजह से जो कचरा का एक यूज हो जाएगा। भारत में हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाता है। हर साल पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। और 2026 का अगर महत्व की बात करते हैं तो हर साल जो है 23 जनवरी के नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है उनके लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो 2021 में मनाया गया था। अभी जो इनकी जयंती होगी वो कौन सी जयंती होगी, 129वीं जयंती होगी। अगर व्यक्तिगत बात करते हैं तो ये 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम जानकी बोस था, जबकि माता का नाम प्रभावती देवी था, जबकि पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। 1920 में इन्होंने इंग्लैंड में प्रतिष्ठित जो भारतीय सिविल सर्विस थी उसकी परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की, लेकिन देश सेवा के लिए इन्होंने इससे भी इस्तीफा दे दिया था। जबकि इसके जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, वो चित्तरंजन दास थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनकी भूमिका देखा जाए तो इन्हें 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सबकी सम्मति से चुने गए थे, जबकि 1939 में ये जो इनके सामने थे वो पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर जीते, लेकिन वैचारिक मतभेद होने की वजह से इन्होंने वहाँ पे इस्तीफा दे दी। और उसके बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने की। उसके बाद फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की। ठीक है, अगर इनके नारे देखें तो जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे प्रसिद्ध नारे इन्होंने ही लगाया था। और आज़ाद हिंद सरकार जो थी वो 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने
सिंगापुर में आज ही हुकूमत आज़ाद हिंद यानी कि स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। किसके? आज़ाद हिंद सरकार के। अंडमान और निकोबार में इन्होंने 2 द्वीपों को शहीद और स्वराज नाम भी दिया था। महत्वपूर्ण अगर पुस्तक की बात करते हैं तो पुस्तक यहाँ पे द इंडियन स्ट्रगल है और समाचार पत्र। उन्होंने स्वराज नामक एक अखबार भी शुरू किया था और चित्तरंजन दास का जो अखबार फॉरवर्ड था उसके संपादक भी रहे। अगर हालिया सरकारी सम्मान की बात करते हैं तो कर्तव्य पथ पे दिल्ली में ना इंडिया गेट के पास नेताजी का एक विशाल ग्रेनाइट की प्रतिमा लगी हुई, जबकि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किया गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहाँ पे? अंडमान के राजद्वीप का नाम बदलकर नेताजी के नाम पे रख दिया गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।